जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के राजनीतिक में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी बैठा है जिसे अतीत में इसलिए कुर्सी से नहीं हटाया गया कि उसने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया था, बल्कि इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वो नाबालिग था। मतलब मंत्री बनने का कानूनी उम्र नहीं पूरा हुआ था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है भाई साहब। ये हमारे अपने राज्य बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की असली सच है। आज की तारीख में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके अतीत के पन्नों में कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हैं, ऐसे रहस्यमयी डिग्रियां और उम्र के ऐसे झोल छुपे हैं जिन्हें जानकर आपका सिर घूम जाएगा। आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी का तारीफ या बुराई नहीं करेंगे। हम सीधे इंटरनेट, सरकारी एफिडेविट और पुराने खबरों को खंगालेंगे और खोजेंगे कि कैसे एक नेता लगातार पार्टियां बदलकर जाति के गणित को सेट करके आज बिहार का सबसे बड़ी कुर्सी पर जा बैठा है। क्या वाकई जनता का भला होने वाला है या ये सिर्फ एक चुनावी मोहरा है? चलिए पूरे मामले को क्रोनोलॉजी तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1999 से। बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। उस वक्त मुंगेर और खगड़िया इलाके में एक बहुत बड़े रसूदार नेता हुआ करते थे, शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी ने पाला बदला और राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन दे दिया। अब बदले में इनाम तो मिलना तय था। इनाम के तौर पर शकुनी चौधरी के बेटे, जिनका असली नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी है, उन्हें राबड़ी देवी की कैबिनेट में सीधा बागवानी और नापतोल का मंत्री बना दिया गया। अब यहाँ पे आया असली ट्विस्ट। सम्राट चौधरी ना तो विधायक थे और ना ही विधान परिषद सदस्य थे। विपक्ष के नेताओं ने सीधे राज्यसभा में शिकायत कर दी कि भाई इस लड़के की उम्र तो मंत्री बनने लायक ही नहीं है, मतलब 25 साल उम्र ही नहीं है। मामला बढ़ा और तत्कालीन गवर्नर सूरजभान ने जांच बिठा दी। जांच में पता चला कि सम्राट चौधरी ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिए थे वो फर्जी था। वो उस वक्त कानूनी तौर पर 25 साल के थे ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? भारत के इतिहास में शायद पहली बार किसी राज्यपाल ने एक मंत्री का उस फर्जीवाड़े में पर्दाफाश किया और उसे बर्खास्त कर दिया। गवर्नर ने सरकार को यहाँ तक आदेश दिया कि सम्राट चौधरी ने मंत्री रहते हुए जितनी सैलरी और भत्ता उठाए हैं वो सब सरकार वापस वसूले। सोचिए, जिस नेता की शुरुआत ही इस तरीके से विवादित शुरू हुई हो, वो आज कहाँ खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई, वो तो जवानी के दिनों की बात थी, अब तो उम्र हो गई है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। सम्राट चौधरी को राजनीतिक का थ्राइस बॉर्न यानी 3 बार पैदा होने वाला नेता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कागजों में उसकी 3 अलग अलग जन्मतिथियां सामने आई है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और अभी हाल ही में हुए सियासी घमासान के दौरान जन स्वराज के प्रशांत किशोर और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसके हल्फनामों को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि साल 1995 में तारापुर में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। आरोप है कि उस मुकदमे और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सम्राट चौधरी ने कोर्ट में हल्फनामा दिया कि साहब, घटना के वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था, यानी माइनर था, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक पुराना रिपोर्ट कहता है कि उसके 3 अलग अलग रिकॉर्ड मिले हैं। एक जगह वो 34 के हैं, एक जगह वो 32 साल के हैं और कोर्ट वाले कागज में वो 23 के बताए जा रहे हैं। चलिए उम्र का छोड़िए, अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। जब उन्होंने चुनाव के वक्त अपना एफिडेविट जमा किया तो उसमें सबसे बड़ा डिग्री का जिक्र किया है, PFC। वो भी कहाँ से किए हैं? मानद DLED, वो भी मुदवरे कामराज यूनिवर्सिटी। अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां पत्रकारों ने इनसे सीधे तौर पर पूछ ही लिया कि PFC का फुल फॉर्म क्या होता है, और हमारे नए मुख्यमंत्री साहब कैमरे के इधर उधर झांकने लगे। वो समझ ही नहीं पाए और लोगों को समझा ही नहीं पाए कि इस डिग्री का मतलब क्या होता है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक तो दावा किया है कि इन्होंने ठीक से 10वीं भी पास नहीं किया है। अब एक सवाल आता है कि भाई इतने विवादों के बाद भी ये व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन गया? इसके पीछे दल बदल और जाति का तगड़ा गणित है। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर में किसी एक विचारधारा को नहीं, बल्कि सिर्फ कुर्सी को तवज्जो दी है। इसे जरा गौर से समझिएगा। 1999 से लेकर 2014 तक लालू यादव की पार्टी RJD में रहे, मलाईदार पद भी पाए, मुख्य सचेतक भी बने। 2014 से 2017 जब हवा बदली तो RJD को तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी JDU में शामिल हो गए। 2017 से अब तक जब देखा कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है तो JDU को भी बाय बाय कर दिए और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आते ही ये इतने आक्रामक हो गए कि ये सर पर मुरेठा बांध दिए और कसम खा लिए कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटा दूंगा तब तक ये मुरेठा नहीं खोलूंगा। लेकिन भाई साहब, राजनीतिक में कोई सगा नहीं होता है। साल 2024 में जब नीतीश कुमार वापस NDA में आए
तो उसी नीतीश कुमार के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए और अपनी कसम को ठंडे बस्ते में डाल दिए। और ये खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अप्रैल 2026 में जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीतिक में राज्यसभा चले गए तो उन्होंने खुद बीजेपी के इस नए चेहरे दलबदलू बाबू यानी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। अब एक सवाल आता है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना और बीजेपी ने इन पर इतना बड़ा दावा क्यों खेला? जवाब सिर्फ एक है, जातिवाद। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समाज से यानी ओबीसी से आते हैं। बिहार में आरजेडी के पास यादव मुस्लिम समीकरण ज्यादा है, तो बीजेपी को उसे काटने के लिए कुशवाहा वोटों की जरूरत थी। बस इसी जाति के वोट बैंक के चक्कर में बीजेपी ने इनके सारे पुराने गैर कानूनी दाग धो दिए और इनको बिहार का पहला बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पर। सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन कुछ चाटुकार लोग सोशल मीडिया पर कुशवाहा का शेर लिख करके रील बना रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे तमाशे में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है बिहार के उस आम युवा का जो आज भी नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है। नुकसान हो रहा है उस साधारण आदमी का जो आज भी टूटी सड़कें, बदहाल स्कूल और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। नेता चाहे आरजेडी का हो, जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, ये सब मिलकर के आपको उल्लू बना रहे हैं। चुनाव आते ही ये लोग विकास, फैक्ट्री, रोजगार, शिक्षा और पलायन यानी माइग्रेशन जैसे मुद्दों को छुपा देते हैं और आपके हाथों में थमा दिया जाता है जातिवाद का झंडा। आपसे कहा जाता है कि देखो भाई, तुम्हारे जाति का आदमी नेता बन गया है, कुर्सी पर बैठ गया है, अब तुम भूखे मरो या बेरोजगार घूमो, पर गर्व महसूस जरूर करना होगा क्योंकि तुम्हारे जाति का सरकार है ना। बस यही चक्कर में बिहार की स्थिति बदहाल है। आज का बिहार नीति आयोग के हर रिपोर्ट में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों आता है? क्योंकि यहाँ की जनता नेताओं का काम का हिसाब नहीं मांगती है, बल्कि उनकी अपनी जाति होने का फायदा उठाती है और वो जरूरी मुद्दों पर चुप हो जाते हैं क्योंकि अगर आवाज उठाएंगे तो दूसरी जाति वाले को फायदा हो जाएगा। बस यही सब चल रहा है बिहार में। दोस्तों, आखिर में बस इतना बोलना चाहूंगा कि जब तक हम और आप इन नेताओं के खेल को नहीं समझेंगे तब तक बिहार ऐसे ही पीछे जाता रहेगा। सम्राट चौधरी का इतिहास, उसकी डिग्रियां और उनका दल बदल से यह साफ होता है कि सत्ता के गलियारों में सिद्धांतों का कोई कीमत ही नहीं है। फैसला अब बिहार की जनता को करना है। आने वाले बिहार पंचायत चुनाव में अपना पावर जरूर दिखाना है। क्या आपको ऐसे नेता चाहिए जिनके कागजों का और कामों का कोई भरोसा ही नहीं है, या वो नेता चाहिए जो बिहार के पलायन को रोके और युवाओं को रोजगार दे, अच्छी शिक्षा दे, हर क्षेत्र में बदलाव लाए, माफियाओं को सबक सिखाए और एक सही नीति आयोग का गठन भी करे? क्या सम्राट चौधरी बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं या योगी मॉडल अपनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं? जिस व्यक्ति को जनता द्वारा चुना ही नहीं गया हो उसे राज करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके आंखें भी खुल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।